नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न होम्योपैथी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अभय सनोडिया और मैं हमारे सहपाठी या सहयोगी डॉक्टर हेमंत ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि आप सभी के सामने आकर मैं अपने नॉलेज को शेयर कर सकूँ आप सभी के साथ। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स हमारे शरीर का वेस्टेज ऑर्गन या जिस ऑर्गन का हमारे बॉडी में कोई भी कार्य नहीं है, पर फिर भी यह बहुत उपयोगी अंग है हमारे बॉडी का। और मेडिकल साइंस में इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है इसके बारे में जानने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके साइज शेप के बारे में। तो अपेंडिक्स हमारी बॉडी का वो अंग है जो बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है और इसकी लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आती है। तो इसकी एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी बीमारी इसकी जो आमतौर पर हम देखते हैं, हम लोग अभी सुनते हैं, सभी समाज में सुनते ही रहते हैं कि इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, उसको ऑपरेशन करके निकाले हैं। और बहुत से लोगों से हमने ये सुना है कि उसको पेट में दर्द था, पेट में काटे उसको और उसका ऑपरेशन किए। तो क्या होता है अपेंडिसाइटिस? हालांकि अपेंडिक्स नहीं, अपेंडिसाइटिस होता है। तो अपेंडिसाइटिस का अर्थ है इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है वहां पर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो सबसे पहले अब बात करेंगे कि ये होता क्या है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। अर्थात अगर एक इन्फ्लामेशन जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड का है, बिल्कुल अभी रिसेंटली हुआ है, तो उसको हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलेंगे। और अगर लंबे समय से रिकरेंट अटैक ऑफ अपेंडिसाइटिस, मतलब कि बार बार अगर अपेंडिसाइटिस का अटैक हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके कॉज की कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, जो बीमारी है कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये इसमें अगर कोई कैलकुलाई हो जाए, मतलब कोई वहाँ पर स्टोन या पथरी जैसा कुछ बन जाए, उसके कारण भी वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण हमें अपेंडिसाइटिस देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, वॉर्म इन्फेक्शन हो जाए। क्या होता है, कई बार लोगों को वॉर्म इन्फेक्शन होते हैं और अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उसके चलते भी अपेंडिसाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। कोई फॉरेन बॉडी, अगर कोई बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आकर वहाँ पर स्टोर हो जाता है या फिर वहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, जिसके चलते भी अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बहुत से कारण हैं इसके। अब हो सकता है खाने पीने से रिलेटेड भी कारण आते हैं। अगर आप हाई रिच प्रोटीन, मतलब अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और सेल्यूलोज की मात्रा कम ले रहे हैं, इसके चलते भी अपेंडिसाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। कॉज हम देखें, जैसे कि हो सकता है ट्यूमर, अगर अपेंडिक्स में ट्यूमर हो रहा है उसके चलते भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है और वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह आ सकती है और ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके और अदर कॉज में, तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई जो वेसल्स करती हैं उनमें कोई ऑकल्जन हो जाए, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, उसके चलते भी अपेंडिसाइटिस होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि अगर ब्लॉकेज आएगा तो वहाँ पर इसीमिया की कंडीशन डेवलप होगी और वहाँ पर अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की, कि कैसे पता लगाएंगे कि हमें अपेंडिसाइटिस है या फिर कोई और बीमारी है। पेट की समस्या बहुत गहन होती हैं और उसमें पता लगाना कि एग्जैक्ट बीमारी कौन सी है वो बहुत जरूरी होता है। तो अब बात करते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अपेंडिसाइटिस है या फिर और कुछ। तो सबसे पहले अगर किसी को अपेंडिसाइटिस है तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को पेट में दर्द होगा। पेट दर्द नॉर्मली बहुत सी बीमारियों में होता है, लेकिन इसका पेट दर्द क्या होगा, सबसे पहले अम्बलाइकस के पास में या फिर उसके आसपास, अर्थात अम्बलाइकस बोले तो जैसे हम आम भाषा में नाभि बोलते हैं, नाभि के आसपास ये दर्द पेशेंट को होगी। और ये दर्द जो होगा बहुत तीव्र गति से होगा, बहुत सीवियर पेन होगा। इसके बाद अगर स्टार्टिंग में तो ये दर्द नाभि के आसपास हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन थोड़ी क्रॉनिक में जाती है या फिर लंबे समय से अगर पेशेंट इस कंडीशन से जूझ रहा है, इसके बाद ये राइट साइड में बिगिन करेगा, मतलब कि राइट साइड में आगे जाएगा दर्द और राइट इलियक फोसा तक जाएगा। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये अम्बलाइकस से जो राइट साइड पेन जा रहा है ये अपेंडिसाइटिस का पेन है। अब इसके बाद दूसरी चीज इसमें हम देख सकते हैं टेंडरनेस। टेंडरनेस कैसे पता लगाएंगे, एक होता है मैकबर्नेस पॉइंट।
जैसे कि आप अगर मैकबर्नस पॉइंट देखना है, मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ कि मैकबर्नस पॉइंट क्या है। तो यहाँ पर मैकबर्नस पॉइंट में टेंडरनेस रहेगी। अगर पेशेंट को हम प्रेस करेंगे, मैकबर्नस पॉइंट पे अगर टच भी करेंगे तो पेशेंट चीख उठेगा। इतनी ज़्यादा तकलीफ होगी उसकी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, सारी तकलीफ बर्दाश्त के बाहर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहेगी। इसके बाद अगले हम इसके साइन और सिम्टम की बात करें तो जो पल्स रेट रहेगी, पेशेंट की जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई मिलेगी, और इसके साथ साथ पल्स रेट, हार्ट रेट दोनों बढ़ी मिलेंगी। इसके बाद हम देखें तो उसमें नोजिया और वोमिटिंग, मतलब कि पेशेंट को वोमिटिंग होगी, और वोमिटिंग भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल की हो सकती है। इसमें ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि वोमिटिंग क्या होगी, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल की वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करें तो उसमें फीवर, अगर कहीं इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसका सबसे पहला साइन होता है फीवर। तो जो अपेंडिसाइटिस है उसमें माइल्ड फीवर रहेगा, स्टार्टिंग से ही फीवर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थे अपेंडिसाइटिस के साइन एंड सिम्टम। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, कैसे इसका उपचार करें। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को अपेंडिसाइटिस होता है तो जनरली उसे सर्जरी के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है बॉडी से, लेकिन ये इसका उपचार नहीं है दोस्तों। अगर सही समय पर हम बीमारी का इलाज कर लेंगे तो यह बीमारी दवाओं के सेवन से भी ठीक हो सकती है, ना कि इसका सर्जरी की जाए। तो दोस्तों सर्जरी एकमात्र लास्ट उपचार है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन में जा रहा है, दवा से इसका अगर कोई उपचार नहीं हो पा रहा है, उसके बाद ही हम सर्जरी की ओर जाना चाहिए। इससे पहले हम दवाओं से उसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ दवाओं के नाम बताऊंगा जिनके सेवन से आप लगभग 90% चांसेस हैं कि आप इस बीमारी से छुटकारा पा जाएं, बिल्कुल ट्रीटमेंट सही हो जाए। तो नंबर 1 पे आती है फास्फोरस। दोस्तों फास्फोरस जो है होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और ये मेडिसिन अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में बहुत ही कारगर सिद्ध है। जैसे कि अगर कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसमें फास्फोरस का बहुत अच्छा योगदान रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो अगर अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में इन्फ्लामेशन बहुत है, एक्यूट कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में हम अगर फास्फोरस लेंगे तो इसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है मेडिसिन ग्रेटियोला। ग्रेटियोला इज़ वंडरफुल रेमेडी ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की बहुत अच्छी रेमेडी है ग्रेटियोला। तो देखा जाए तो क्या होता है, बार बार अगर रिकरेंट अटैक हो रहा है आपको, बार बार अगर अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप ग्रेटियोला लेंगे तो जो बार बार आपको अपेंडिसाइटिस हो रहा है वो जो वापस आ रहा है वो नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम उपचार कराते हैं और कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा आ जाता है। लेकिन ये ग्रेटियोला ऐसी मेडिसिन है जो कि अपेंडिसाइटिस के लिए बहुत कारगर सिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं कारोवेज की। तो दोस्तों अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है और कारोवेज वहाँ पर ना हो तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। कारोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है पेट की सभी समस्याओं के लिए। लेकिन अगर अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है पेट में आपको बिल्कुल भरा भरा लग रहा है, उसके साथ साथ फ्लैचुलेंस, मतलब कि गैस अगर पास हो रही है बार बार, तो उस कंडीशन में आपको अगर हम कारोवेज देंगे या कारोवेज आप लेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप इससे ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कालीबाइक्रोम। तो कालीबाइक्रोम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें क्या होता है, सीवियर पेन रहता है और टेंडरनेस बहुत ज़्यादा रहती है और इन्फ्लामेटरी कंडीशन इसमें भी रहती है। तो आप कालीबाइक्रोम भी लेंगे तो इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद एक लास्ट मेडिसिन बेलाडोना। दोस्तों बेलाडोना इन्फ्लामेशन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना हम कह सकते हैं होम्योपैथी की एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, और इसको लेने से जो अपेंडिसाइटिस का जो इन्फ्लामेशन की जो प्रॉब्लम है और जो पेन है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठीक हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।